अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर करेंगे, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब ही होता है एक टाइप का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ये दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। एक किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं? एक पर्पस के लिए, कुछ एक वर्क होगा उसको कंप्लीट करने के लिए होते हैं। कॉन्ट्रैक्टी जो वर्क देता है और कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क लेता है, टेकर। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर काम लेगा, फॉर एग्जांपल 10 माले का बिल्डिंग बनाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्टी इसको अप्रोच करेगा और एक वर्क देगा और एक कॉन्ट्रैक्टर उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद उन लोग का प्राइस डिसाइड होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर बताता है एस्टिमेशन करके उसका कॉस्ट कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, सब इंक्लूड करके वो एक प्राइस बताएगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ये बताने के बाद कॉन्ट्रैक्टी भी उसको एक्सेप्ट करने चाहिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनता है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनता है। तो ये दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके एग्री होने के बाद काम चालू होता है। तो ये जो इतना जो काम चालू होने के बाद जो कॉस्ट है, प्रॉफिट है, जो खर्चा है, उसका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? ये कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। और इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बना है इसको एडवांस में नहीं दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी रहेगा उसको एडवांस में नहीं दिया जाता। अभी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 10 माले का बिल्डिंग है। अब ये 10 माले का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इसने कॉन्ट्रैक्टर ने लिया है। ये है कॉन्ट्रैक्टर और ये है कॉन्ट्रैक्टी। ये 10 माले की बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट में इसने कॉन्ट्रैक्टर ने एक्सेप्ट किया और इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स किया 10 लाख का। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। उसके बाद ये जो बिल्डिंग बनते बनते 5 फ्लोर तक इसने कंप्लीट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने। ये जो कंप्लीट किया है इसके बाद एक पार्टी इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है इसके बिहाफ में ये कॉन्ट्रैक्ट का देखेगा 5 माले का बिल्डिंग बना है वो सही बना है कि नहीं, वेरीफाई करके अप्रूवल देगा। जब ये जो आर्किटेक्ट है इसका बिहाफ में देगा तो ये वर्क सर्टिफाइड करके हो जाएगा। जब इसने दिया अप्रूवल, इतना काम हुआ है, तो ये होगा वर्क सर्टिफाइड। ये वर्क सर्टिफाइड होने के बाद इसका अपने को पेमेंट रिलीज होगा। अगर ये 5 माले का बिल्डिंग 5 लाख रुपए हुआ है समझो, वर्क सर्टिफाइड, इसमें से कितना तो मनी देगा इस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी, तो उसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड। मतलब पूरा का पूरा तो नहीं देगा, 5 लाख का काम हुआ है तो 4 लाख तो दे देगा, इसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड। और जो बचा हुआ 1 लाख है उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने फिर से काम चालू किया, 2 माले का बिल्डिंग बना दिया। तो ये दो माले का है, इसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, तो इसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये जब अप्रूवल देगा तब ये वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। तब तक ये क्या है? वर्क अनसर्टिफाइड है। कंप्लीट तो हुआ है बट अप्रूवल नहीं मिला है। इसका अप्रूवल मिला है इसलिए वर्क सर्टिफाइड हुआ, इसका अप्रूवल नहीं मिला है इसलिए वो वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा। तो इसको एक टाइप का हम बोल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक है। और ये एक टाइप का सेल्स हुआ। जो वर्क सर्टिफाइड है वो एक टाइप का सेल्स होगा। जो एग्जाम्पल में बताया था उसका इंपॉर्टेंट टर्म्स का डेफिनेशन यहाँ पर मैं बता रही हूँ। एक है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर इज अ सच अ पर्सन हु अंडरटेक एक्सेप्ट द वर्क और जॉब इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टर। मतलब जो वर्क को एक्सेप्ट करेगा, टेकर रहेगा, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टी इज सच अ पर्सन हु अलॉट द जॉब वर्क टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टी। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टी जो है वो वर्क और जॉब को अलॉट करता है दूसरे को, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज दैट प्राइस विच इज म्यूचुअली एग्रीड बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। दिस इज फाइनल सेल प्राइस। ये जो है वो सेल प्राइस जैसा हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी दोनों मिलके एग्री करते। इसके अंदर क्या होता है? कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट, दोनों इंक्लूड करके कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी एग्री करते हैं एक दूसरे को, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर आता है वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज दैट टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, दैट वर्क वेरीफाइड और चेक बाय द आर्किटेक्चर ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टी। वर्क सर्टिफाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। तो वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है वर्क डन होता है पूरा, तो वो आर्किटेक्चर का अप्रूवल भी मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और आर्किटेक्चर को क्यों अपॉइंट किया जाता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी को उतना मालूम नहीं रहता वर्क के बारे में, इसलिए आर्किटेक्चर को ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टी वो आर्किटेक्चर बोलता है कि चेक करता है पूरा वर्क हुआ कि नहीं सही से, उसके बाद अप्रूवल मिलता है। तो अप्रूवल मिलने के बाद वो जो वर्क कंप्लीट हुआ है उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। इसके ऊपर एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके बाद है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट वर्क इज डन बाय कॉन्ट्रैक्टर बट अप्रूवल इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम आर्किटेक्चर, इज कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। ये वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब होता है वर्क तो कंप्लीट हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से वर्क डन हुआ है, बट अप्रूवल नहीं मिला, अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए इसको बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। उसके बाद आता है कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड इज दैट अमाउंट विच इज पेड बाय कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क डन। कैश रिसीव इज ऑलवेज लेस देन वर्क सर्टिफाइड। जब वर्क सर्टिफाइड होता है, वर्क सर्टिफाइड होने के बाद थोड़ा कैश रिलीज करता है कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को। जो पैसा कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देता है उसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड। और हमेशा याद रखो कैश रिसीव्ड एज कम्पेयर टू वर्क सर्टिफाइड हमेशा कम रहता है, तो इसलिए कैश रिसीव्ड इज ऑलवेज लेस देन वर्क सर्टिफाइड। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये वर्क सर्टिफाइड के ऊपर शॉर्ट नोट पक्का है। ये चैप्टर में कितना कैटेगरी का सम होगा वो देखते हैं। पहला कैटेगरी है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक से ज़्यादा होगा लेकिन एक ही ईयर में होगा। फिर सेकंड कैटेगरी है उसमें मल्टीपल ईयर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक ही होगा बट ईयर मल्टीपल होंगे, तो वो सम आएगा आपको तो समझ में आ जाएगा। फिर इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट में पहला इन द बुक्स ऑफ जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डेट, फिर सेम पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट में पहला जो भी एक्सपेंसेस होगा कॉस्ट उसको रिकॉर्ड करेंगे, टू मटेरियल, टू परचेस ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइट, डायरेक्ट वेजेस, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट वेजेस, सब डिवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, आर्किटेक्चर फीस, सुपरविजन एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस, प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट। हर एक समय प्लांट का एडजस्टमेंट होगा, इसमें डेप्रिसिएशन रहेगा या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग का प्लांट का वैल्यू दिया रहेगा। प्लांट का ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में, तो उसका क्लोजिंग प्लांट यहाँ पे अपने को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। या आपको दो दो नहीं लिखना है तो डेप्रिसिएशन एक ही लिखना पड़ेगा, जो इनडायरेक्टली वही हो जाता है। ओपनिंग क्लोजिंग लिखो तो बचा हुआ वैल्यू डेप्रिसिएशन ही हुआ है। आपको डेप्रिसिएशन लिखना है तो डेप्रिसिएशन लिखो, बट दोनों साथ में नहीं लिखना है। ये लिखेंगे तो ये मत लिखो, ये लिखेंगे तो ये मत लिखो। उसके बाद है टू अदर चार्जेस, जो भी अदर एक्सपेंसेस आएगा वो लिखना है। ये पूरा डेबिट में सिर्फ इतना ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद क्रेडिट में है बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ प्लांट एट कॉस्ट। ये दो चीज़ होता है तो सिर्फ ये आएगा क्रेडिट में। और यहाँ पे और एक चीज़ भी आ सकते हैं, बाय मटेरियल रिटर्न। अगर आप मटेरियल कुछ रिटर्न हो रहा है, स्टोर को होने दो या फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र भी होगा, वो सब क्रेडिट में आएगा। उसके बाद बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी तक वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना हुआ है, वो सब इसमें आएगा। इसमें वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, क्लोजिंग प्लांट, क्लोजिंग मटेरियल, ये चार एलिमेंट आएगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन लिखा तो ये क्लोजिंग प्लांट नहीं आएगा, बाकी क्लोजिंग मटेरियल सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी टोटल लेंगे, जब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा रहेगा तो ये प्रॉफिट आएगा टू नोशनल प्रॉफिट, अमाउंट यहाँ पर आएगा नोशनल प्रॉफिट। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा हो तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इनडायरेक्टली नोशनल लॉस है, ये किधर ट्रांसफ़र भी नहीं होएगा, इसलिए डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं। अगर डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आएगा। अभी नोशनल प्रॉफिट जो भी आया है वो ट्रांसफ़र होगा किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कैरी डाउन हुआ तो इसका इधर ओपनिंग होगा टू नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये इधर ट्रांसफ़र होने के बाद इसका क्लोजिंग होगा इधर। इसमें से प्रॉफिट में से थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बाकी का अमाउंट कंटिजेंसी रिजर्व में सेव करके रखेंगे।
तो ये थोड़ा अमाउंट जो है वो कंटिजेंसी रिजर्व में जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जानी चाहिए वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जितना भी प्रॉफिट आया उसमें से थोड़ा तो अमाउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने चाहिए उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अपने को पहला परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। तो इसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको इसको डिवाइड करके इनटू 100 करेगा तो परसेंटेज मिलेगा किसका, वर्क सर्टिफाइड का। तो ये परसेंटेज के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कितना पोर्शन घर लेके जाना है। वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज को यूज करके यहाँ पे अपने को प्रोपोर्शन निकालना है। ये बुक में दिया हुआ है 0 to 25% वर्क सर्टिफाइड आया आपका, तो आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है कि कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है पीएनएल में। अगर 26 से 50% हुआ वर्क सर्टिफाइड तो 1/3 प्रॉफिट का 1/3 क्या है पीएनएल में जाएगा। अगर 51 से 90% तक वर्क कंप्लीट हुआ है, वर्क सर्टिफाइड हुआ है, तो 2/3 पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर 91 से 100% तक वर्क सर्टिफाइड हुआ तो पूरा 3/3 मतलब फुली पीएनएल में जाएगा। तो इसको यूज करके आपको नोशनल प्रॉफिट कितना पीएनएल में ट्रांसफर करना है और कितना कंटिजेंसी रिजर्व मेंटेन करना है आपको पता चलेगा। तो नोशनल प्रॉफिट कितना भी आया रहेगा, मतलब ये जो आपका आया रहेगा नोशनल प्रॉफिट, इसका इंटू करेंगे प्रोपोर्शन 2/3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, वो आपका परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड पे डिपेंड होगा। फिर उसको इंटू करने के बाद कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये करने के बाद आपको अमाउंट मिलेगा, वो XYZ अमाउंट को आप पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो एग्जाम्पल पीएनएल में आपका इधर 1 लाख है और आपका पीएनएल में ट्रांसफर करने का अमाउंट 50,000 आया है, तो बचा हुआ 50,000 क्या होगा, वो कंटिजेंसी रिजर्व में मेंटेन होगा। ये एग्जाम्पल में बताइए आपको। अगर आपको सम करेंगे तो आपको क्लियरली समझेगा, अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। सम आएगा तो आपको बेसिक वाला सम एक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। तो इसमें दिया है ऑन 31 अक्टूबर 2013 A/2 का कॉन्ट्रैक्ट नंबर 786 फॉर 2 लाख। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। तो इसमें आपको पहला हाईलाइट करना है जो काम की चीज़ें। तो कॉन्ट्रैक्ट कब स्टार्ट हुआ वो डेट, कब एंड हुआ है वो डेट, और ये जो 2 लाख दिया है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ है। तो हर एक सम में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसमें दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन में। इसके बाद ये सब दिया है, इसमें डेबिट में जो आएगा क्रेडिट में जो आएगा उसको एलोकेशन करके रखने का आपको इजी पड़ेगा। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट में वेजेस पे डेबिट, मटेरियल सप्लाइड डेबिट, अदर एक्सपेंस डेबिट, प्लांट सप्लाइड, यहाँ पे डेट दिया है क्या कि आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में इजी पड़े इसलिए, तो ये डेबिट है। और वर्क अनसर्टिफाइड है क्रेडिट। मटेरियल अनयूज्ड लाइंग एट साइट, मतलब ये क्लोजिंग मटेरियल हुआ तो ये क्रेडिट में आएगा। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, तो ये डेबिट हुआ। आउटस्टैंडिंग वेजेस हुआ ये, आप याद रखो वेजेस का 2 नाम आएगा, तो एक पेड वाला होगा एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग होगा। और प्रोवाइड 10% डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हर एक सम में रहेगा। एक एडजस्टमेंट आपको याद रखना है। अभी प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, तो एकदम ईजी वाला सम है, ये बेसिक वाला सम है। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट नंबर 786 अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो अपने को पहला इतना वर्क सर्टिफाइड दिया है, तो वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट में आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें है वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट है 40,000। उसके बाद है वेजेस, वेजेस डेबिट में आएगा 2 वेजेस 15,000। उसके बाद दिया है टू मटेरियल सप्लाइड, 2 मटेरियल सप्लाइड 20,000। उसके बाद दिया है अदर एक्सपेंसेस, तो वो भी डेबिट में आएगा 2 अदर एक्सपेंसेस 3,000। उसके बाद दिया है प्लांट सप्लाइड, तो प्लांट का यहाँ पे सप्लाइड वाला डेट दिया है, अपने को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है क्योंकि क्लोजिंग प्लांट नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लांट कभी परचेस किया है 1 अक्टूबर और ईयर एंड कब हो रहा है दिसंबर।
मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक डिस्टेंस कितना महीने का है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 मंथ्स का। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसका फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली ये करना होता है सब में। कॉस्ट रहेगा प्लांट का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के साथ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मंथ्स का है 3/12, तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। तो अभी प्लांट का मैं कैलकुलेशन करती हूँ। डेप्रिसिएशन प्लांट है 20,000 का, उसका 10% डेप्रिसिएशन इंटू 3 महीने का, तो ये 500 रुपये हुआ। तो आप क्लोजिंग ओपनिंग दोनों भी लिख सकते हो या फिर डेप्रिसिएशन एक ही लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख के बताती हूँ, नेक्स्ट सब में आप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लिखते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट टू डेप्रिसिएशन आपको चाहिए तो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये हुआ 500। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड दिया है, यहाँ पे आएगा वर्क अनसर्टिफाइड 1,000। उसके बाद मटेरियल अनयूज लाइंग एट साइड मतलब क्लोजिंग मटेरियल है, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट में क्लोजिंग मटेरियल 800। और वेजेस ड्यू बट नॉट पेड मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस है, 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस 600। तो यहाँ पे पूरा लिख लिए एडजस्टमेंट के साथ, एलिमेंट सब हो गया। अभी क्लोजिंग करेंगे। तो हमेशा नहीं है बट कभी क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है, वो आप कंफर्म नहीं बता सकते। तो पहला क्रेडिट का टोटल लेते हैं 40,000 प्लस 1,000 प्लस 800 41,800। तो मुझे लग रहा है क्रेडिट ज़्यादा है इसलिए 41,800 इसमें से डेबिट का लेस करेंगे 15,000 20,000 3,000 500 600, तो ये आया 2,700। ये डेबिट क्रेडिट का ज़्यादा है इसलिए ये प्रॉफिट हुआ टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। नोशनल प्रॉफिट आया तो वो ट्रांसफ़र होगा, लॉस होता तो उधर ही स्टॉप होता था सम। प्रॉफिट है इसलिए आगे जाके ये ट्रांसफ़र हो ये डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रोट डाउन 2,700। तो अभी इसका ट्रांसफ़र करना है पीएनएल में, ट्रांसफ़र कितना करना है या फिर कंटिजेंसी रिजर्व में रखना है, उसके लिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इसका फॉर्मूला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इंट्रो में, आप वो वीडियो देखो। वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो ये सब में अपना वर्क सर्टिफाइड है 40,000 का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2 लाख जो इन्फॉर्मेशन में दिया था, इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 मतलब ये 20% है। तो अभी जो वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, तो यहाँ पे अपने पहले ही देखा है 0 to 25% आया तो प्रॉफिट कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए ये 20% आया मतलब कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये पूरा जाएगा कंटिजेंसी रिजर्व में। तो यहाँ पे आएगा 2,700 टू कंटिजेंसी रिजर्व। अगर यहाँ पे 20% से ज़्यादा 25% से ज़्यादा आता था तो आप ट्रांसफ़र कर सकते थे पीएनएल में, बट 20% है इसलिए कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ये एकदम बेसिक वाला सम है, आगे वाला सम भी ऐसे ही होगा बट मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट या मल्टीपल ईयर वाला होगा।